हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 514th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durukka Wealth Manager, my home partner STPL, my inside home partner Inside Story. A big thank you to Gemini Outdoors, Uttar Dakshin, Mixoflair, Multifit, also to mention Atmanirbhar Bharat Partner Servicing Wala and Joshi Security Systems. Also to mention नागपुर के हर घर का घी, गौ वरदान घी। बहरहाल मेरे आज के मेहमान वो हैं जो नागपुर शहर को बचाने के लिए पिछले 12 साल से सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश क्या है? वो कोशिश है कि नागपुर का पर्यावरण साफ रहे, नागपुर के एनवायरनमेंट को शक्ति मिले और नागपुर के लोग और भी अच्छा जीवन जी पाए। मेरे साथ ग्रीन विजिल फाउंडेशन के फाउंडर मेरे साथ इस वक्त हैं कौस्तुभ चैटर्जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका 514th एपिसोड में और राज की बात। क्या बात है, थैंक यू, ऑनर्ड। सर, इट्स माय ऑनर कि मुझे मौका मिल रहा है आपसे बात करने का, जो पिछले 12 सालों से इको फ्रेंडली गणेशा को सपोर्ट करते आए हैं। सर, इस बार नागपुर महानगर पालिका के साथ मिलकर जो आप ये कर रहे हैं, जो मैं एनवायरनमेंट देख रहा हूँ यहाँ पर, फुटाला लेक पर हूँ और पूरी पूरी तैयारी की गई है। सर, किस किस्म की किस तरह से लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्या कैसी कोशिश है? देखो राज, जैसे आप देख रहे हो, आप काफ़ी देर से यहाँ पे हो और आप देख रहे हो कि नागपुर महानगर पालिका ने काफ़ी एलाबोरेटिव पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। और पिछले साल और इस साल में जो सबसे अच्छी बात जो हुई है वो ये है कि नागपुर के जो लेक्स हैं उसे संपूर्ण रूप से बैरिकेड कर दिया गया है। फुटाला लेक संपूर्ण रूप से बैरिकेडेड है। मतलब अगर आपको विसर्जन करना है तो आपको आर्टिफिशियल टैंक में ही करना है जी। और यहाँ पे भारी मात्रा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोहे के 2 बड़े बड़े टैंक इरेक्ट किए गए हैं जी, जो करीब 6 फीट बाई 8 फीट का है। और ऐसे डग आउट टैंक्स जिसमें मिट्टी खोद के फिर एक बार देख लें बात करते करते सर। हाँ जरूर जरूर। यहाँ तो ये डग आउट टैंक्स बोलते हैं हम इनको, कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मिट्टी को खोद के गड्ढा किया गया है जी, और उसमें तारपोलिन बिछाया गया है, डबल तारपोलिन, और जिससे ये एक बहुत बड़ा टैंक बन गया है जी। और ये हमारा एक तरह का टैंक है जो नागपुर महानगर पालिका ने बनाए हैं। ऐसे यहाँ पे 4 टैंक ऑलरेडी बने हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा लोहे का टैंक है जी। ये 8 फीट बाय 16 फीट का है और ऊंचाई में करीब अबाउट 4 फीट है जी। ऐसे के 2 टैंक्स बने हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक और डग आउट टैंक है जी। बट दिस डग आउट टैंक में हमने ये यहाँ पे कल और परसों विसर्जन हुआ, तो इसके कारण यहाँ पे अभी इसको साफ किया गया है। एंड दिस इज द टैंक विच इज ओपन टुडे। यहाँ पे काफी मात्रा में विसर्जन हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि पहले दिन सिर्फ इसी साइड में 271 मूर्तियों का विसर्जन हुआ है जी। और कल 231 मूर्तियों का विसर्जन हुआ है। और इनमें से पहले दिन करीब 30-35 मूर्तियां पीओपी की थी जी, और कल करीब 26-27 मूर्तियां पीओपी की थी। अच्छा। और तालाब में तो विसर्जन का सवाल ही नहीं उठता है ठीक। तो जितना भी विसर्जन हुआ ये कृत्रिम तालाबों में हुआ है जी। सिर्फ पीओपी की अगर प्रतिमाओं की हम बात करें तो ग्रीन विजिल फाउंडेशन ने नागपुर महानगर पालिका के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे जगहों पर रेड किया है जहां पर पीओपी की प्रतिमाएं बिक रही थी या अवेलेबल थी। सर, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, लोगों जो हुआ है जिनकी पीओपी की प्रतिमाएं पकड़ी गई। राज देखो, इसमें ना बात ऐसा है कि अगर एक रूल है कि आप लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चला सकते, और आप गाड़ी चला रहे हैं और उसको अगर किसी ने रोका है और फिर आपको अगर दुख होता है तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। अब आप देखिए कि ये जो पीओपी की मूर्ति है जी, इस पीओपी की मूर्ति में संपूर्ण रूप से बैन लग चुका था जी। केंद्र सरकार के तरफ से बैन था। उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई कोरोना काल है जी, इसलिए सरकार ने इस बैन को एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जी। मगर अभी सबको पता है कि पीओपी पे बैन है। माननीय न्यायालय ने भी ये कहा है जी कि पीओपी की मूर्तियों की बिक्री आप पूजा के लिए नहीं कर सकते, भले डेकोरेटिव पीस के लिए करें जी। नागपुर महानगर पालिका ने संपूर्ण रूप से पीओपी की मूर्तियों की बिक्री पे पाबंदी लगा दी है जी। इसके बाद भी अगर कोई पीओपी की मूर्ति बेच रहा है तो फिर ये थोड़ा सा मतलब सरप्राइजिंग है
और उसके लिए अगर उनको रेड में पकड़ा जा रहा, फाइन हो रहा, उनकी मूर्तियां जब्त हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है राज कि इसमें कुछ गलत हो रहा है, बिकॉज वो गलत कर रहे हैं जी। वो सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, वो पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और उनको बता दिया गया था, उनको सब पता था। उसके बाद भी उन्होंने पीओपी की मूर्तियां बेची। तो ये इसमें अगर किसी को बुरा लगता है, किसी को ठेस पहुंचता है, तो कुछ कर नहीं सकते। और हमारा रोल जो था, हमारा रोल विशेषतः नागपुर महानगर पालिका को असिस्ट करने का था, टू आइडेंटिफाई कि कौन सी मूर्ति मिट्टी की है, कौन सी मूर्ति पीओपी की है। तो वो जो आइडेंटिफाई जब हमने किए, और सारे दुकानदारों ने माना, पहले जो जिन लोगों ने विरोध किया, बाद में वो माने कि हाँ पीओपी की है। पिछले साल हम बेच नहीं पाए थे, इसलिए सर हम इस साल बेच रहे हैं। और ये सब लॉजिक नहीं है, क्योंकि पीओपी बैन है भाई। तो दैट्स द स्टोरी यार। सर ये जो जो टैंक्स बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल टैंक्स जो बनाए गए हैं, इसमें जब विसर्जन होता है तो किस किस्म की मदद मिलती है पर्यावरण को सर? देखो, अगर आर्टिफिशियल टैंक में विसर्जन नहीं होगा तो ये सारे जो हैं वो तालाब में जाएंगे। और जो पीओपी की मूर्तियां जो हैं, पीओपी की मूर्ति, पीओपी ये कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मतलब ये डिसॉल्व भी नहीं होगा, और ये मूर्ति तालाब में काफी दिनों तक रहेगा जी। और उसमें जो पेंट यूज होता है, वो पेंट में हेवी मेटल्स होता है, क्रोमियम, कैडमियम, मरकरी, और ये फूड चेन के जरिए उन लोगों तक भी पहुंच सकता है जो इस तालाब के मछलियों का सेवन करते हैं जी। तो और दूसरी बात ऐसा है कि ये डिसॉल्व ऑक्सीजन पे इफेक्ट करता है। तालाब का डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है। आप निर्माल्या फेंकते हैं, वो सड़ता है, एनारोबिक कंडीशन होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और पूरा जो लेक इकोसिस्टम है, पूरा लेक इकोसिस्टम ध्वस्त हो जाता है। तो इसलिए ये आर्टिफिशियल टैंक्स बनाए गए हैं। 2012 में बड़े पैमाने पे इसकी शुरुआत किए थे तत्कालीन महापौर आदरणीय अनिल जी सोले साहब जी। वो पर्यावरण के लिए काफी कुछ किए थे। नाग नदी सफाई अभियान भी उन्होंने ही शुरू किया था बड़े पैमाने पे जी। तो उस समय से ये चला आ रहा है। सर पिछले 12 सालों का जो एक्सपीरियंस आपका रहा, अगर हम उसको देखा जाए तो सिर्फ करुणा के अगर 2 साल छोड़ दिए जाएं तो सर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं आती हैं। बिल्कुल। इस बार तो 4 फीट से ज्यादा अलाउड नहीं है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं आती हैं, जिनके विसर्जन को लेकर भी हमेशा से एक एक सवाल ना ही सिर्फ समाज के सामने रहता है, लेकिन प्रशासन के सामने में और एनवायरमेंटलिस्ट के सामने भी। सर कितना सुखद लगता है एक एनवायरमेंटलिस्ट को जब इतनी बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होता है। क्या आप ग्रीन विजिल फाउंडेशन के फाउंडर हैं, क्या आप अगर कल को आपको अधिकार मिले तो क्या आप इनको बैन कर देंगे? देखिए, ऐसा है कि एज ए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होने के नाते हमें अच्छा लगता है कि प्रतिमाओं का जो ऊंचाई है उसको कम कर दिया गया है, और इसके विसर्जन अभी कृत्रिम तालाब में हो सकता है। मगर ये जो आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या मैं प्रतिमाओं को बैन करूंगा, मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं, मैं कभी भी प्रतिमाओं को बैन नहीं करूंगा। बल्कि अगर प्रतिमाएं ऊंची हैं, ऊंची मतलब मैं 10 फीट की बात कर रहा हूं, 11 फीट की बात कर रहा हूं, मैं 50 फीट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर 10-11 फीट की प्रतिमाएं हैं, उनके विसर्जन के लिए कोई व्यवस्था करना मैं ज्यादा जरूरी समझूंगा, ना कि प्रतिमाओं पे एक परमानेंट मैं बैन लगा दूं। ये उत्सव है, ये श्रद्धा है, ये हमारी युगों से चल रही आ रही परंपराएं हैं जी। और इसके साथ हम जुड़े हुए हैं जी। इसके साथ हमारी आस्था जुड़ी, इमोशन जुड़े हैं। हम समाधान देना चाहेंगे जी। ऐसे समाधान जिससे पर्यावरण को तकलीफ ना हो और हमारी आस्था भी अपनी जगह पे बने रहे। जब हम बात करते हैं परंपराओं को लेकर तो फिर युवाओं का एक बड़ा खेल होता है, और हम एक युवा एनवायरमेंटलिस्ट से आज मुलाकात करने वाले हैं, राज की बात पर बात करने वाले हैं। जब बहुत सारे जगह पर जब ग्रीन विजिल फाउंडेशन नागपुर महानगर पालिका के साथ उस कोशिश में गया कि जहां पीओपी की प्रतिमाएं मिली, वहां पर उन्हें जब्त किया गया। वहां पर एक नाम जो उनके असिस्टेंट में सबसे आगे था, वो नाम था सुरभि जायसवाल का। हाय सुरभि। हाय वेलकम टू राज की बात। थैंक यू सो मच। सुरभि, एनवायरनमेंट को लेकर जब हम ये पीओपी की बहुत सारी बातें जो हैं वो कौस्तुभ चैटर्जी सर ने हमको बता दी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार क्या हम अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित पा रहे हैं कि पीओपी का इस्तेमाल कम है? नागपुर महानगर पालिका भी बहुत कड़क तौर पर नए कानून लेकर आ रही है,
वहीं पर जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जागृत हो गए हैं, इको फ्रेंडली सब प्रतिमाओं को लेकर वो खरीद भी रहे हैं और अपने घर पर विसर्जन कर रहे हैं। कितना आप इसको सक्सेसफुल मानते हैं? काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, बट जो ये बैन आया है ये काफ़ी लेट आया है। 25 अगस्त या 26 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन निकला है, तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा खामी, जो बोलेंगे सबसे पहले, वो बड़ी खामी रह गई है। अगर वो पहले आ जाता था, जैसे 6 महीने पहले, 1 साल पहले अगर आता था, तो जो खरीदार रहते हैं वो लोग खरीदते नहीं थे और फिर वो बिकते नहीं थे। तो सबसे मेन कारण मुझे लगता है कि वो है, ना कि नागपुर महानगर पालिका, क्योंकि नागपुर महानगर पालिका तो बहुत लेट आया सीन में। 26 अगस्त के बाद उन लोग ने रेड करना शुरू किया, वो भी उन्होंने उससे भी थोड़ा डिले किया, लेकिन मैं उनको उतना ज़्यादा जिम्मेदार नहीं मानूंगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि जो सेलर्स थे उन्होंने ऑलरेडी खरीद लिया है, मैन्युफैक्चरर्स ने ऑलरेडी बना लिया है, तो वो तो बेचेंगे ही। जो आप बोल रहे हैं कि उनको दुख हुआ, बट इसमें ये था कि बैन आ चुका है। अगर आपको पता है कि आपकी पीओपी की मूर्ति आपने खरीदी भी है, लेकिन आपको बेचना नहीं चाहिए था। और हम लोग जब रेड करने गए थे तो उनका ये था, पहले वो मान नहीं रहे, जबकि हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पीओपी की मूर्ति है और ये क्ले की मूर्ति है। तो और दूसरी चीज़ है कि एक नया मूर्ति निकला है जिसमें लाल मिट्टी हो गया और पीओपी मिक्स, ये भी बेच रहे हैं। तो लोगों में अवेयरनेस आया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीओपी मूर्तियां भी प्रेफर करते हैं। अगर हम दुकान में जाते हैं तो जो लोग आते हैं खरीदने के लिए, तो वो बोलते हैं कि हमारी मूर्ति एकदम सुंदर दिखनी चाहिए, अच्छा फिनिश होना चाहिए और सस्ती भी होनी चाहिए। ये लोगों का मेंटालिटी रहता है। तो ऑफ कोर्स अवेयरनेस आया है, बट अवेयरनेस इस चीज में है कि मतलब पीओपी मूर्ति खरीदो नहीं खरीदो की बात नहीं है, हमको मूर्ति चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। तो आप ऐसी महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं ही आकर खरीदती हैं, तो एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, हाँ, तो एज अ लेडी, लेडी टू लेडी होते हैं, मैन टू मैन, तो मैं कह रहा हूँ लेडी टू लेडी, आप उनको अगर कुछ समझाना चाहती है सरल भाषा में, तो उन्हें क्या बताएंगी आप? सरल भाषा यही है कि जो हम भगवान की स्थापना करते हैं वो हमारे दिल में होना चाहिए, मन में होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी मूर्ति बहुत सुंदर दिखनी चाहिए और उसमें बहुत शाइनिंग पेंट्स होने चाहिए, हैवी मेटल वाले, जो हमारे लेक इकोसिस्टम को भी खराब करे, हमारे फूड चेन में भी घुसेगा और बायो एक्यूमुलेट होगा, बायो मैग्नीफाई होगा और हमें खुद ह्यूमंस को भी हानिकारक हो सकता है वो। तो ये उनको समझाना बहुत जरूरी है और यहाँ पे एजुकेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल मैं मानूंगी कि प्ले करता है, कि जितना एजुकेशन बढ़ता है उतने लोग समझदार होते हैं और माइंडसेट्स उतने ज़्यादा जल्दी चेंज हम कर सकते हैं। हमारे सांसद आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा कि जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसके लिए अकेला जो चालक है वो जिम्मेदार नहीं है, और भी तत्व होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और भी रीजंस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर पर्यावरण का मैं रास्ता समझूं तो क्या पर्यावरण के रास्ते में इतने गड्ढे हैं जितने आज नागपुर के रास्ते में गड्ढे हैं, क्या उनके ऊपर में भी ध्यान देना जरूरी है, जो प्रशासन और सरकार ने और लोगों ने मिलकर देना चाहिए? बिल्कुल, पर्यावरण के बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, तो हर चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे एयर क्वालिटी हो गया, नागपुर एक प्रदूषित शहर में माना जाता है, जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी हम लोग डिटरमिन करते हैं। तो हमें लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि नागपुर एक डेवलपिंग सिटी है और उसमें अभी जो एयर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से मेनली है, क्योंकि हमारे आजू बाजू इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि अभी इंडस्ट्रीज़ नहीं आई है, क्योंकि अभी इंडस्ट्रीज़ है नहीं, बट जब हम डेवलप करेंगे तो और इंडस्ट्रीज़ आएगी और डेवलपमेंटल वर्क्स बढ़ेंगे, तो उससे हमारा प्रदूषण का लेवल और बढ़ सकता है। तो हमें अभी फ़िलहाल जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए या उसको अच्छा करने के लिए लुकिंग फॉर फर्दर प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग, तो वो सब हमें प्रक्रिया अभी से शुरू करनी चाहिए, पहली चीज़ ये। दूसरा, जो वाटर क्वालिटी बोलो, हमारे तीनों जो रिवर्स हैं, नाग, नीली, पीली, पोहरा, वो तीनों प्रदूषित है, उसमें तो पानी नहीं, सूएज बह रहा है, ये हम सब जानते हैं। तो उसको रिजुविनेट करने के इतने सारे प्लान्स चल रहे हैं, बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, बट एक्चुअल में कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ सूएज ही बहता है उसमें। और जो सूएज नागपुर जनरेट करता है एवरी डे, उसमें से बहुत ही कम नहीं बोलूँगी मैं, 200 mld हम लोग ट्रीट कर रहे हैं नागपुर महानगर पालिका का प्लांट, और महाजन को 135 mld ट्रीट कर रहा है। और छोटे छोटे STPs बन रहे हैं, NIT ने भी कुछ बनाए हैं और अभी नागपुर महानगर पालिका भी छोटे मिनी STPs बना रहे हैं। तो ऐसे
सूएज का सिचुएशन ठीक ठाक है मैं कहूँगी बाकी शहरों की तुलना में। और फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे यहाँ उतना अच्छा नहीं है। कलेक्शन सिस्टम बहुत अच्छा हो चुका है अभी 2-3 साल से, जब से एजी एनवायरो और बीबीजी आए हैं कलेक्शन बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन सेग्रीगेशन का जो सेंसिटिविटी है हमारे सिटीजन्स में अभी तक नहीं आया है। जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट की बात कहो, ट्रीटमेंट प्लांट हमारे पास है नहीं। 1200 मेट्रिक टन हम लोग रोज जनरेट करते हैं, उसमें से करीब 200 मेट्रिक टन होता है ट्रीटमेंट। उसके अलावा जो भी बचता है वो सारा डंप होता है, तो वहाँ भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। वाटर ग्राउंड वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है, फिर एयर क्वालिटी भी ख़राब है। वहाँ के आजू बाजू के जो लोग हैं उनको सोशियो इकोनॉमिक परेशानी हो रही है। और ग्रीनरी जो है हमारे शहर की वो कम होते जा रही है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि इफ़ वी गो फॉर गुड प्लानिंग, अगर हम लोग अच्छे से प्लान करते हैं कि हम लोग कुछ साल पहले सेकंड ग्रीनेस्ट सिटी कहा जाता था नागपुर शहर, अगर हम अच्छे से प्लान करते हैं एंड इफ वी थिंक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीनरी या एनवायरनमेंट बोलो एंड डेवलपमेंट, इफ वी take all these things together, only then we'll be able to achieve this goal of sustainable development. Okay. हमारे साथ एक और हमारे मेहमान हैं जो युवा हैं और ग्रीन विजल फाउंडेशन में उन्हें रोहित शर्मा के नाम से जाना जाता है। उनका रियल नेम कुछ और है। वो टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। जब उनको टीम के वाइस कैप्टन कहते हैं तो उन पे एक बहुत बड़ा एक दारोमदार भी हो जाता है। मेरे साथ इस वक्त थे मेहुल कोसुरकर। हाय मेहुल। हाय सर, कैसे हैं? सब बुरा तो नहीं माना ना रोहित शर्मा बोला तो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ। मुझे एक चीज बताएं कि गणपति बाप्पा तो पिछले 12 सालों से आप सब पे आशीर्वाद जमा कर बिल्कुल हर साल उम्मीद करते हैं कि आप लोग पर्यावरण को बचाने के लिए और ताकत लगाएं। इस बार किस तरह से लोग, क्योंकि पिछले साल तो कोविड था, लोग बहुत कम निकले थे घर से, लोगों ने कम घर पर बैठाया भी था, लेकिन अब लोग आकर क्या आर्टिफिशियल टैंक्स में बराबर विसर्जन कर रहे हैं? क्या कहना है लोगों का, क्योंकि आने वाले 6-7 दिनों में भारी तादाद में लोग आने वाले हैं यहाँ पे विसर्जन करने के लिए? देखिए, ये साल तो पिछले 2 सालों से लेक्स तो हमारे पूरे तरीके से बैरिकेटेड कर दिए हैं। पर इसके पहले की बात जब हम करते हैं, जैसे 12 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो उसका अगर एक्सपीरियंस बताते हैं तो इससे पहले लोग जो आते थे वो निर्माल्य देने के लिए भी हम मानते नहीं थे। हम बोलते थे कि आप निर्माल्य दे दीजिए और मूर्ति का विसर्जन आर्टिफिशियल टैंक में कर दीजिए। वो निर्माल्य तो देते ही नहीं थे और पूरा निर्माल्य के साथ मूर्ति वगैरह सब पूरा तालाब में डाल देते थे। पर अभी धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रही है। नागपुर की पब्लिक थोड़ी अवेयर हो रही है, जनता बहुत ज़्यादा अवेयर हो रही है। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो लोग बोलते हैं कि हमें आर्टिफिशियल टैंक्स बताइए कहाँ पे है। वो निर्माल्य तो खुद दे ही देते हैं और साथ ही साथ आर्टिफिशियल टैंक कहाँ पे हमें पूछते हैं, बताइए कहाँ पे है, हम वहाँ पे विसर्जित करना